हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान के, बंदे में था दम, बंदे मातरम, बंदे में था दम। तो दोस्तों, कहा जाता है कि लीडर्स अपने समय से काफ़ी आगे चलते हैं। कई बार उन्हें उस दौर में समझना आसान नहीं होता है। हमारे देश में भी ऐसे ही एक महान लीडर जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से हम याद करते हैं। गांधी जी उस दौर के ऐसे नेता हुए जिन्होंने इंटेलेक्चुअली बिना किसी हिंसक के जिस तरह के कानूनी दांवपेचों से ब्रिटिश सरकार हम पे लाल राज कर रही थी, उन्हीं ब्रिटिशर्स को उनके दांवपेच में फंसा करके गांधी जी ने उन्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसे खुद गांधी जी ने ही लिखा है। तो पुस्तक का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि गांधी जी के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए इनकरेज किया, लेकिन वो खुद इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये बुक सच के साथ किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड थे। उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी सच को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। तो उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें ये पसंद नहीं था कि उन्हें महात्मा बुलाए। हालांकि जो लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उन्होंने उनका ये नाम रखा था। ऐसे कहा जाता है कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें महात्मा कहकर के संबोधित किया था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोगों की रेस्पेक्ट की कदर नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो ये लगता था कि वो इतनी रेस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाकियों की तरह ही उनकी कुछ लिमिटेशंस है और उनसे भी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हुई है। खैर, जो भी हो, आपको इस बुक समरी से गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो शायद आज तक आपको पता ना हो। तो ये तो सब जानते हैं कि गांधी जी एक इंस्पायरिंग लीडर है, लेकिन वो एक बेहद प्यार करने वाले बेटे और पिता भी थे। वो सही मायनों में सेवा और विश्वास की मूर्ति थे। तो अपने पेरेंटेज और चाइल्डहुड के बारे में बताते हुए गांधी जी लिखते हैं कि मेरा जन्म पोरबंदर के में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मेरी फैमिली बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरे दादा पोरबंदर में दीवान थे और मेरे फादर भी यही, यानी कि मेरे पिताजी भी इनकी यही काम करते थे। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे फादर एक बहादुर, काइंड और एक बहुत दिलदार इंसान थे। उन्हें रुपए पैसे का कोई लालच ही नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों का खजाना था। उनकी खूबी थी कि वो लोगों को बड़े अच्छे से समझते हैं और उनके झगड़े भी सुलझाते थे। मेरी माँ बड़ी ही रिलीजियस लेडी, यानी कि बहुत धार्मिक लेडी थी। खाने से पहले भगवान को शुक्रिया अदा करना उनकी आदत में शामिल था। चतुर्मास के दिनों में माँ सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी, ये उनका नियम था। फिर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो, उन्होंने फास्ट रखना और प्रे करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार ऐसे ही चतुर्मास के दिन थे जब माँ ने कसम ली कि वे सूरज निकलने तक कुछ नहीं खाएंगे। मैं और मेरे भाई बहन बाहर निकलकर देखने गए कि सूरज निकला या नहीं, लेकिन बारिश का दिन था, इसीलिए सूरज बड़ी मुश्किल से निकलता था। लेकिन माँ ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। मेरी माँ एक बड़ी स्मार्ट लेडी थी। उनका कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रांग था और उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रहती थी। जब मैं 7 साल का था, मेरे फादर राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बने, इसलिए हमारी फैमिली को पोरबंदर छोड़ करके राजकोट जाना पड़ा उस टाइम पे, और वहीं पर मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। मैं स्कूल में बड़ा शर्मीला स्टूडेंट था। मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ खेलने से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ना पसंद था, और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला ही रहता था। सुबह स्कूल जल्दी आना और स्कूल ओवर होते ही सीधे घर जाना मेरी आदत में थी। मेरे क्लासमेट्स अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसीलिए कि मैं उनसे बचने के लिए स्कूल से भागते हुए घर चला जाता था और घर जाकर के फिर अपनी किताबों में डूब जाता था। तो अपनी मैरिज के बारे में बताते हुए गांधी जी ने इस चैप्टर का नाम चाइल्ड मैरिज रखा। वे लिखते हैं कि वैसे अपनी लाइफ के इस चैप्टर पर उनका कोई प्राउड फील नहीं होता, लेकिन जो भी हो, मुझे अपने लीडरशिप तो शेयर करनी ही पड़ेगी अगर मुझे वाकई में सच का पुजारी बनना है। तो मेरी वाइफ कस्तूरबा से मेरी शादी तब हुई थी जब हम दोनों सिर्फ 13 साल के थे। मेरे घर के बड़े लोगों ने मेरे भाई और कजिन्स की शादी एक ही साथ कराने का डिसीजन लिया था। मेरा भाई और मेरे कजिन्स मुझसे 2 साल बड़े थे। हिंदू घरों में शादी से पहले कई महीनों तक शादी की तैयारियां चलती है। खाने में क्या बनेगा, कपड़े क्या पहने जाएंगे और क्या क्या गहने बनेंगे, इस पर कई सारे प्लानिंग्स होते हैं।
और साथ ही पैसा भी खूब खर्च किया जाता है। मेरे फादर और अंकल बूढ़े हो रहे थे, उन्हें लगता था कि बच्चों की शादी इस उम्र में करवा करके वे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह से हमारे घर में एक साथ 3 शादियाँ अरेंज हुई। उस वक्त मुझे अच्छे कपड़े, शादी की धूमधाम, ढोल की आवाज़ और खूब सारा टेस्टी खाना, सिर्फ यही सब समझ में आता था। शादी का मतलब क्या होता है ये मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे याद है जब मैं पहली बार एक अजनबी लड़की से मिला, हम शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे थे। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी दुल्हन ने एक दूसरे को कंसार खिलाया। हम दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। मैं तो अद्भुत नर्वस हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूँगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वो मेरे लिए फेथफुल थी और मैं उसके लिए। और वैसे ही मेरे फादर की डेथ होने और मेरे डबल सेम, यानी मैं 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। उन्हें फिस्टूला हुआ। वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसीलिए माँ और मैं उनकी सेवा में लगे हुए थे। मैं उनके घाव साफ करता और मेडिसिन देता था। हर रात सोने से पहले मैं उनके पैरों की मसाज करता था। मुझे अपने फादर का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेरा टाइम स्कूल की पढ़ाई और अपने फादर की ख्याल रखने में ही गुजरता था। हालांकि मुझे एक चीज़ का हमेशा मलाल रहा, जिसकी वजह से मुझे खुद पर हमेशा शर्म आई, और वो चीज़ थी अपनी वाइफ के लिए मेरा लस्ट। यानी कि अपनी जवानी के दिनों में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं अपने फादर की सेवा में होता तो भी मेरा दिल कस्तूरबा में ही लगा रहता, और पिताजी के सोते ही मैं सीधा अपने बेडरूम में घुस जाता था। फिर धीरे धीरे फादर की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब मेडिसिन से भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इस एज में उनका ऑपरेशन करना रिस्की होगा। मेरे अंकल राजकोट से आए थे। मेरे फादर और उनके बीच क्लोजनेस थी। वो फादर के साथ में अपने आखिरी टाइम तक में रहे। वो पूरा दिन मेरे पापा के पास में ही सिराने बैठे रहते थे, और सोते भी उसी कमरे में थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं हमेशा की तरह पापा के पैरों की मसाज कर रहा था। मेरे अंकल ने मुझे बोला, लाओ अब मैं करता हूँ। तो मैंने तुरंत उनकी बात मानी और कस्तूरबा के पास चला गया। कुछ मिनट बाद ही एक सर्वेंट ने बेडरूम में के दरवाजे पर नॉक किया। जल्दी उठो, फादर की हालत खराब हो रही है, उसने कहा। मैं शौक के मारे बेड से कूद पड़ा। क्या हुआ मुझे बताओ, मैं जोर से बोला। पिताजी हमें छोड़ करके चले गए। तो फिर मुझे इतना सदमा लगा कि मैं बता ही नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। अगर मैं अपनी वासना की आग में अंधा नहीं होता तो मैं अपने पिता के आखिरी टाइम में उनके साथ होता। वो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ते, लेकिन मेरे बदले मेरे अंकल उनके साथ थे। ये उनकी किस्मत थी कि मेरे फादर के आखिरी पलों में वे उनके साथ थे। इस गलती के लिए मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। मैं हमेशा इस बात के लिए रिग्रेट करके रोता था। आगे गांधी जी अपने इंग्लैंड जाने की तैयारी में को लिखते हुए वो बोलते हैं कि 1887 में मैंने मैट्रिक पास की। मैं कुछ टाइम के लिए मैं सामुदास कॉलेज भावनगर में पढ़ा, लेकिन एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। माऊजी तभी देवी ने मेरे माँ को बोला कि मुझे बीए की डिग्री करने के लिए 5 साल लगेंगे और दीवान बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है, और उसके लिए मुझे लॉ करना पड़ेगा जिसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मुझे इंग्लैंड पढ़ने भेजा जाए। वहाँ जाकर के मैं सिर्फ 3 साल में बैरिस्टर बन सकता हूँ। उसने ये भी बोला कि मुझे तुरंत इंग्लैंड भेजा जाए। वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री लेने पर मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी और मुझे आसानी से दीवानशिप मिल जाएगी। माऊजी ने बोला कि क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने के बदले इंग्लैंड नहीं जाना चाहोगे? मैं उनकी बातों से रेडी था। तो मेरी माँ ये सोच के परेशान थी कहीं मैं इंग्लैंड जाकर के मीट खाना और शराब खाना ना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन मैंने माँ से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुमसे कभी नहीं झूठ बोलूँगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं इन चीज़ों को कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हम अपने फैमिली एडवाइज़र के पास में गए जो कि एक जैन मोंक थे। उन्होंने मुझे कसम दिलवाई कि मैं कभी भी मीट, शराब और पराई औरत को टच नहीं करूँगा। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे जाने की परमिशन दे दी। तो फिर इंग्लैंड का जेंटलमैन, तो इंग्लैंड जाकर के मैंने वेजिटेरियनिज्म की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। जितना मैं पढ़ता गया उतना ही मुझे वेजिटेरियन डाइट पसंद आने लगा।
वैसे तो मैं एक वेजिटेरियन फैमिली में ही पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पता नहीं थे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वेजिटेरियन डाइट और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इंग्लैंड आने के कुछ सालों तक मैं एक प्योर इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहा। मैंने नया सूट सिलवाया, नई टाई, नया हैट लिया। सुबह मुझे पूरे 10 मिनट लगते अपनी टाई फिक्स करने और बालों को स्टाइल करने में। किसी ने मुझे बोला कि एक प्रॉपर इंग्लिशमैन बनने के लिए ग्रेसफुली डांस करना और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना ज़रूरी है। तो मैंने डांसिंग और स्पीच लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए। वैसे बता दूँ कि मैं बहुत ही टेरिबल डांसर था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे म्यूज़िक के साथ में नहीं चल पाता था। मेरे स्पीच इंस्ट्रक्टर ने रेकमेंड किया कि मुझे बेलर स्टैंडर्ड्स एलोक्यूशनिस्ट की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेल ने मेरे कानों में घंटी बजाकर मुझे फुलिशनेस से जगाया कि मैं अपनी पूरी लाइफ इंग्लैंड में मैं नहीं रहने वाला था। मैं वहाँ स्टडी के लिए गया था। उस दिन से मैंने सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। मैंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी में इलेक्ट हो गया। मुझे बैरिस्टर बनने के लिए 2 एग्ज़ाम्स पास करने थे, एक रोमन लॉ में और दूसरा कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मैंने कई महीनों तक इस एग्ज़ाम्स की तैयारी की। मैंने इक्विटी, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी का ढेर सारे मोटे मोटे बुक्स पढ़ लिए थे। फाइनली 10 जून 1891 में मुझे बार में एक्सेप्ट कर लिया और साउथ अफ्रीका जाना। इंडिया में मेरी लॉ प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चल रही थी। मुझे जब मेरा फर्स्ट केस मिला तो मैं कोर्ट रूम में काफ़ी नर्वस था। ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ भी मेरी अनबन हो गई थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका जाके काम करने का मौका मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मुझे सेठ अब्दुल करीम झवेरी का लेटर मिला। वो दादा अब्दुल्ला एवं कंपनी के पार्टनर थे। वो पोरबंदर में उनका ऑफिस था। ये जॉब तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी, सेठ ने कहा। फिर मैं, ऑफ कोर्स, तुम हमारे यहाँ गेस्ट की तरह रहोगे, तुम्हें अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये जॉब कब तक रहेगी, इन्होंने पूछा, और पेमेंट क्या मिलेगी? तो उन्होंने जब ये पूछा तो उन्होंने फिर रिप्लाई दिया कि तुम्हें बस साल भर काम करना पड़ेगा, तुम्हें फर्स्ट क्लास का रिटर्न और फेयर और $1 देंगे। तो एक नई कंट्री में काम करने का मौका मिल रहा था। ये बात उनके लिए बहुत एक्साइटिंग थी और उन्हें नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, इसके लिए उन्होंने हाँ कर दिया और इस तरह से समुद्री यात्रा करके अफ्रीका पहुंच गए। सेठ अब्दुल उन्हें पोर्ट में लेने आए, उसके साथ ऑफिस ले गए। अगले दिन उन्हें साथ कोर्ट में गए। मैजिस्ट्रेट उन्हें देख करके थोड़ा परेशान हुए। फाइनली उन्होंने बोला कि अपनी पगड़ी उतार दो, और मैंने मना किया। फिर कोर्ट छोड़ करके चला आया। मुझे ये बात मालूम है कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के 2 ग्रुप है, एक तो मुसलमान मस्जिद जो और दूसरे हैं हिंदू और पारसी के। जो इन सब में सबसे बड़ा उन लेबरर्स का था जो नॉर्थ इंडिया, तेलुगु और तमिल से आए थे। इंग्लिश में इंडियन लेबर्स को कुली कह करके बुलाते थे, और क्योंकि इंडिया यहाँ पे मेजोरिटी में थे तो इसलिए साउथ अफ्रीका में सारे इंडियंस कुली के नाम से ही जाने जाते थे। रात में मुझे ख्याल आया कि मुझे पगड़ी की जगह इंग्लिश हैट पहननी चाहिए, लेकिन सेठ अब्दुल ने मुझे मना कर दिया। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर तुम इंग्लिश हैट पहनोगे तो ये लोग वेटर की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा प्रिटोरिया जाना, मुझे ट्रेन से प्रिटोरिया जाकर के कुछ क्लाइंट से मिलना था। सेठ अब्दुल ने उनके लिए फर्स्ट क्लास का टिकट कराया। शाम को रेलवे का एक सर्वेंट आया, उन्हें बेड ऑफर किया। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना बेड साथ लाया हूँ, तो वो वापस चला गया। एक पैसेंजर ने मुझे बहुत नफरत से देखा, जिनकी नज़रों में मैं एक काला आदमी था। वो पैसेंजर अपनी सीट से उठा और थोड़ी देर बाद ऑफिसर के साथ में मेरे पास आया। चलो उठो, तुमको वैन कंपार्टमेंट में जाना होगा। ऑफिसर मुझे इस तरीके से बोला, लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। मैंने कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूँ उठो और वैन कंपार्टमेंट में जाओ। सर, मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट की परमिशन है और मैं इसी से जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे। ऑफिसर बोला फिर से, तुम्हें अभी इसी वक्त ये कंपार्टमेंट छोड़ना होगा, वरना धक्के दे करके बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं भी लड़ गया था। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया। ऑफिसर ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे फर्स्ट क्लास से बाहर घसीटा। उसने मेरा लगेज भी ले लिया था। उन लोगों ने मुझे धक्का दे करके ट्रेन से नीचे उतार दिया और मुझे वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मेरे मन में इंडिया लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना ही बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के इस रेशियल डिस्कम्युनिकेशन के बारे में और पता लगाऊंगा और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के बारे में सोचूंगा।
तो इंडियंस के साथ में टच में रहना। प्रिटोरिया में मेरी मुलाकात सेठ तैयब से हुई। वो भी हमारे लॉ फर्म में काम करते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ में टच में रहना चाहता हूँ और यहाँ में किस हालत में रहते हैं वो लोग यहाँ, इस बारे में भी जानना चाहता हूँ। सेठ तैयब मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवा दी। ये मीटिंग एक और सेठ के घर में रखी गई थी। इनमें से ज़्यादातर लोग मेमन्स मर्चेंट्स थे। कुछ हिंदू क्लर्क में आए। मैंने बिजनेस की सच्चाई और ईमानदारी की टॉपिक से अपनी बात स्टार्ट की और सुनने वालों को ये भी कहा कि हमें अपने अपने डिफरेंसेस भूल करके यूनिटी दिखानी चाहिए। मेरा मानना था कि मुस्लिम, हिंदू, पारसी, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, क्रिश्चियन या जो भी लोग इंडिया से यहाँ आए हैं, उन्हें साउथ अफ्रीका में जो भी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उससे सबको मिल करके फेस करना चाहिए। मैंने बोला कि हम सबको मिल करके एक एसोसिएशन बनानी चाहिए ताकि हम यहाँ के अथॉरिटीज़ तक अपनी प्रॉब्लम्स और कंसर्न लेके जा सके। और लास्ट में मैंने सबसे बोला कि मैं किसी भी टाइम अपनी सर्विस और जो भी हेल्प मैं कर सकूँ वो करने को रेडी हूँ। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता हूँ, जो उन्हें बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने 3 लोगों को इंग्लिश सिखाई, जिनमें से 2 मुस्लिम्स थे, एक बार्बर था और दूसरा एक क्लर्क, तीसरा वाला एक हिंदू शॉपकीपर था। ये डिसाइड किया गया कि हम लोग वीक में एक दिन मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में हम अपने आइडियाज़ को अपडेट करेंगे, अप टू डेट करेंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिटोरिया में रहने वाला हर एक इंसान मुझे अच्छे से जानता था। मैं साउथ अफ्रीका एक लॉ को रिप्रेजेंट करने आया था, लेकिन अब मेरा ज़्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। द पुअर वॉर, तो साउथ अफ्रीकन्स का इंग्लिश लोगों के साथ स्ट्रगल चल रहा था। इसी बीच वार स्टार्ट हो गया। मुझे वो गोवा से पीपल और फ्रांसवान से ऑरेंज सिंह के साथ पूरी सिंपैथी थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी मैं पूरी तरीके से लॉयल फील करता था। मैंने ब्रिटिश ऑब्जेक्ट्स के लिए एमरेंट्स का ऑप्शन के बारे में सोचा। ब्रिटिश लोग इंडियंस को डरपोक समझते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं अपने कई इंग्लिश फ्रेंड्स के साथ में गया, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर मुझे डॉक्टर बूथ से हेल्प मिली, जो कि मेरे अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे और कुछ वॉलंटियर्स को एमरेंट वर्क की ट्रेनिंग दी। उन्होंने हमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दिए। पहले तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने हमारी हेल्प करने में मना कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। डॉक्टर बूथ ने मुझे बिशप ऑफ नेटल से मिलाया। हमारे वॉलंटियर ग्रुप में बहुत सारे क्रिश्चियन इंडियंस भी थे, इसलिए बिशप हमारी हेल्प करने को रेडी था और उन्होंने हमारे एम्बुलेंस कॉप के लिए अप्रूवल ले लिया। जब हमारे पास में 1100 वॉलंटियर्स थे, जिन्हें 40 टीम मेंबर्स लीड कर रहे थे, हम फायरिंग लाइन के बाहर रुके थे। मैं भी वहाँ डॉक्टर बूथ के साथ में गया। हम रेड क्रॉस के साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में वार और भी खतरनाक हो गई थी, इसीलिए अब हमें परमिशन मिल गई थी कि हम फायरिंग लाइन के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक ब्रिटिश जनरल ने हमारे कॉप से कहा कि हम घायलों को फील्ड लेकर के आए ताकि उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। हम रोज 25 मील चल करके घायल सोल्जर्स को लेने जाते और उन्हें स्ट्रेचर्स में उठा करके ले आते। पूरे 6 हफ्ते तक हमारे एम्बुलेंस कॉप्स में ने ब्रिटिश सोल्जर्स की सेवा की। हमारी इस हेल्प के लिए ब्रिटिश लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी थी। इस तरह उनकी नज़रों में इंडियंस की रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसे ही हेडलाइंस छपी थी, वी आर सन्स ऑफ द एम्पायर आफ्टर ऑल। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जनरल बुलर ने हमारे कॉप्स लीडर्स को वॉर मेडल दिया और इसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि इंडियन कम्युनिटी अब और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, हिंदी और तमिलियन सबको ये रियलाइज हो चुका था कि हम भारत के बच्चे हैं। वे अपने देशवासियों के साथ रिलेशन और भी स्ट्रांग हो गया मेरा। हमें लग रहा था कि इंग्लैंड के साथ अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। जिन ब्रिटिश लोगों से हम मिले वो अब हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली होकर बात करते थे, क्योंकि हमारी सर्विस की वजह से वो एक तरह से ग्रेटफुल फील करते थे। इस इवेंट के बाद एक बात तो प्रूव हुई कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना है रियल ह्यूमन नेचर है। अब रिटर्न टू इंडिया, जब मेरा रिटर्न आने का था, इंडिया वापस आने का था, वर्ल्ड वॉर सर्विस के बाद मैंने इंडिया लौटने का मन बना लिया था। मैंने अपने फ्रेंड्स को इससे प्रॉमिस किया कि अगर उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं वापस साउथ अफ्रीका आऊँगा। वहाँ रहने वाले इंडियंस के साथ में, स्पेशली नेटल में, मेरा एक मजबूत रिश्ता बन गया था। मेरे जाने से पहले नेटल इंडियंस ने मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ें मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली थी। मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा था, लेकिन इतने कॉस्टली गिफ्ट्स मैं भला कैसे ले सकता था। मैंने जो भी पब्लिक वर्क
किया, कम्युनिटी सर्विस की थी, वो इसीलिए की थी कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैनी से अपने रूम में चक्कर काट रहा था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने ये सारे कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए तो अपने बच्चों के सामने मैं कभी भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लाइफ ऑफ सर्विस जिए, दूसरों की हेल्प करें। मैं उन्हें ये समझाना चाहता था कि भलाई का फल हमेशा मिलता है और हमें सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से जीना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे ये सोल्यूशन मिला। मैंने एक लेटर लिखा कि सारे कॉस्टली गिफ्ट्स कम्युनिटी को वापस दे दिए जाए। मैंने पारसी, रुस्तम जी और कुछ फ्रेंड्स को जिन पर मुझे ट्रस्ट था इन गिफ्ट्स का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। सुबह मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से ये बात शेयर की। मेरे बच्चों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे वाइफ को कुछ आइडिया ये खास पसंद नहीं आए। मुझे समझ नहीं आया तुम ये गहने मुझे पहनने क्यों नहीं दे रहे हो, उसने कहा। और मेरी बहू भी ये गहने पहनेगी। अरे अभी बच्चों की शादी कहाँ हुई है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हम इतनी छोटी उम्र में इनकी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपने बेटों के लिए ऐसी बहू लाएंगे जो इन सब चीज़ों की लालची हो। फिर किसी तरीके से मामला सेटल हुआ। मैंने सारे गिफ्ट्स कलेक्ट किए और एक ट्रस्ट डीड्स तैयार की। सारी चीज़ें बैंक में डिपॉजिट करा दी। अगर मेरा ट्रस्टी उन्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज़ करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता था। मुझे अपने इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी वाइफ भी समझ गई कि मैं अपने फैमिली को लालच से बचाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि पब्लिक वर्कर को किसी भी तरह का कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वापस इंडिया में क्या हुआ फिर मेरे साथ, जब मैं इंडिया वापस आया तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग है। मैं भी वहाँ एक डेलीगेट के तौर पे गया था। मैंने वहाँ कुछ रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किए जिससे साउथ अफ्रीका में इंडियंस की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो सके। मुझे सर वाचा के साथ में ट्रैवल करने का मौका मिला, जो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैंने कुछ टाइम उनके साथ ट्रेन में जर्नी की। सर वाचा ने मुझसे कहा कि वो मेरे रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे। कलकत्ता में मुझे रिपोन कॉलेज ले जाया गया, जहाँ पर सारे डेलीगेट्स रुकने वाले थे। एक फ़ायदा और हुआ कि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ मिल गए थे। हालांकि कुछ इश्यूज थे जिन पर मैं बात करना चाहता था। मैंने देखा कि रिपोन कॉलेज के वॉलंटियर्स भी आपस में बनती नहीं थी उनकी। अगर एक वॉलंटियर से कुछ पूछे तो वो दूसरे को सवाल पास कर देता था और दूसरे तीसरे को। उनमें से कुछ के साथ में मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मैंने उन्हें साउथ अफ्रीका की स्टोरीज सुनाई। मैंने उन्हें पब्लिक सेवा की इम्पोर्टेंस भी बताई, लेकिन पब्लिक सर्विस की भावना लोगों में इतनी जल्दी नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि ये फीलिंग्स किसी इंसान के अंदर से आनी चाहिए कि उसे लोगों को हेल्प करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस की मीटिंग साल में सिर्फ 3 दिन ही होती थी, बाकी टाइम ये रेस्ट में होते थे। इसीलिए वॉलंटियर्स को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। मैंने ये भी देखा कि कॉलेज कंपाउंड में हाई लेवल की छुआछूत का माहौल था। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिल लोगों का किचन बाकियों से एकदम अलग दूर था और दीवार से घिरा हुआ था, क्योंकि तमिल डेलीगेट नहीं जानते थे कि खाना खाते वक्त कोई उन्हें देखे। उनके लिए बाकी लोगों की नज़र किसी छुआछूत से कम नहीं थी। फाइनली एक और चीज़ मैंने नोटिस की, हमारी बिल्डिंग की लेटरिंग्स बहुत ही बुरी हालत में थी। साफ सफाई का नामो निशानी नहीं था। चारों तरफ पानी भरा रहता था और बदबू के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरे वॉलंटियर्स के पास में जाकर के इस बात के बारे में बातचीत की, लेकिन उनका जवाब था इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्वीपर का काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि झाड़ू कहाँ पे मिलेगा। वो हैरानी से मेरी तरफ देखे और मैंने झाड़ू ढूंढी और सारी लेटरिन्स खुद ही अपने हाथों से साफ की। लेकिन मैं अकेले सारी सफाई नहीं कर सकता था। लोग लेटरिन्स करने आते फिर चले जाते करके, लेकिन गंदगी को इग्नोर कर देते थे। कांग्रेस मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीज के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर दी। मैं बाबू बसु और सुजीत घोष का क्लर्क अपॉइंट हुआ। वो लोग भी अभी मुझे देख करके खुश थे। फेथ ऑन एक्स्ट्रा, मेरा ज़्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। सब सही चल रहा था। फिर क्या हुआ, मेरा एक दूसरा बेटा मणिलाल बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड और निमोनिया हो गया था। वो अक्सर रातों को उठ करके रोने लगता और पागलों की तरह बड़बड़ाता था। डॉक्टर ने हमें बोला कि हम मणिलाल को चिकन सूप और अंडे खिलाएं ताकि उसे ताकत मिले। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं उसे नॉन वेज खिलाना है या नहीं। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि हमें उसे पानी मिला दूध दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की सेहत के लिए उसकी डाइट में ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे। मेरा धर्म मुझे अंडे और मीट खाने की परमिशन नहीं देता, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इसीलिए मैंने ये रिस्क लेने को रेडी हूँ, मैंने जवाब दिया।
मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे बेटे की कंडीशन चेक करते रहे, हालांकि हमें उसे मीट या अंडा नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। मैंने उसका धन्यवाद किया। अगले 3 दिनों तक मैंने मणिलाल को कोहने का ट्रीटमेंट दिया। मैंने उसे टब में बैठा करके 3 मिनट तक हिप बांध देता था। मैं हर रोज उसके लिए ऑरेंज जूस भी बना देता था। हालांकि मणिलाल का बुखार और बड़बड़ाना कम नहीं हो रहा था। मुझे डाउट हुआ और अपने डिसीजन को लेकर के मुझे रिग्रेट हो रहा था। उस रात मैंने मणिलाल के बीमार शरीर को एक वेट टॉवल से रब किया और एक वेट टॉवल उसके माथे पर रखा। मैंने अपने वाइफ को इसके पास जाकर रहने को बोला और वॉक के लिए बाहर चला गया। मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। इस मुश्किल की घड़ी में हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है भगवान, हमें इस संकट से उबारो। मैं बार बार राम का नाम जप रहा था और फिर मैं जब घर लौट आया, मैं कमरे के में आया तो मणिलाल की कमजोर आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए बापू? हाँ बेटा, मैं आ गया, मैंने उससे कहा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। मैंने कंबल हटा करके रखा, उसका पसीना सुखाया। उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन था। मैं उसके बगल में बैठा और वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मणिलाल की हालत कुछ बेटर थी। उसका बुखार उतर चुका था। अब मैं उसे पानी मिला, दूध और फ्रूट जूस देना जारी रखा। चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में लग रही थी और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। मणिलाल बड़ा होकर के एक हेल्दी बॉय बना। उसे देखने से कोई बोल नहीं सकता कि हमारी सही देख रेख और हेल्दी डाइट ने ही उसे ठीक किया, लेकिन मेरे लिए तो ये भगवान का चमत्कार था। ऊपर वाले पर मेरा अटूट विश्वास ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। कंक्लूजन ये होता है कुल मिलाकर के कि मैं अपने गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। उनकी ह्यूमिलिटी, उनके फेथ और उनकी सेवा भाव के बारे में हमने जाना। गांधी जी के अंदर अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी। उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखता था और दूसरों को सर्व करने के इसी स्ट्रॉन्ग डिजायर से गांधी जी दूर दराज की जगहों पर गए थे। कई सारे पावरफुल लोगों से मिले और उन्होंने अपने देश का इतिहास बदला। अब ये प्रेजेंट जनरेशन की जिम्मेदारी है, वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चले और उनकी बताए प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि ये ऑडियो समरी आपको कैसी लगी। आपको कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। एज ए चैनल न्यू है तो सपोर्ट्स और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।